हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक एक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड पोजीशन ऑफ एक्विलिब्रियम। ये इस चैप्टर का हमारे पास एक और लॉन्ग क्वेश्चन है और ये आप लोगों ने ऑलरेडी मैट्रिक में पढ़ा हुआ है। बहुत आसान लॉन्ग क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी चेंजिंग आएगी। जहाँ से चेंजिंग आएगी वो आपको बता दिया जाएगा। अब पोजीशन ऑफ एक्विलिब्रियम मतलब ये कि हमने एक्विलिब्रियम की पोजीशन के बारे में बताना है कि एक्विलिब्रियम की पोजीशन क्या होगी। The position of equilibrium refers to the relative amount of products and reactants present in an equilibrium constant। मतलब ये कि हम लोग ना क्या कैसे पता चलेगा कि एक्विलिब्रियम की पोजीशन क्या है। हमारे पास जो एक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना, उसमें हम लोग चेक करेंगे कि हमारे पास कितनी अमाउंट है प्रोडक्ट्स की और रिएक्टेंट्स की। सिंपल सी चीज है। एक्विलिब्रियम पोजीशन को बताने का तरीका क्या है, हमारे पास कोई भी एक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा उसमें हम लोग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट को देखेंगे। अब इसके बाद हमारे पास ये लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट होता है इधर से। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है? लॉ ऑफ मास एक्शन हमारे पास तो साइंटिस्ट थे गुलबर्ग और वेज, इन्होंने ये लॉ पेश किया। हमारे पास 1864 गुलबर्ग एंड वेज प्रेजेंट दिस लॉ, इन दोनों साइंटिस्ट ने इस लॉ को पेश किया। अब इसके बाद हमारे पास इसकी स्टेटमेंट क्या होती है। अब स्टेटमेंट आप लोगों ने जो 9th से 10th क्लास में पढ़ी है वो स्टेटमेंट और है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। अब देखिए, द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब आपके पास ना प्रोडक्ट लिया जाएगा। अब ये आपको अभी तक पता हो जाना चाहिए, आप लोग मैट्रिक से पढ़ के आए हैं। आपको अगर कहा जाए ना द प्रोडक्ट ऑफ 2 एंड 3 इज, प्रोडक्ट 2 और 3 का क्या होगा। अब प्रोडक्ट का मतलब ये होता है मल्टीप्लाई, दोनों का प्रोडक्ट क्या बन जाएगा 6। अब ये चीज की बात कर रहे हैं प्रोडक्ट। अब देखिए ना, द रेशो, किसकी रेशो आपके पास आएगी? प्रोडक्ट ऑफ द एक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स। जो हमारे पास ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, इनकी आपस में प्रोडक्ट आएगी। प्रोडक्ट मतलब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। अब इसके बाद टू दी प्रोडक्ट्स ऑफ द एक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, इसके बराबर होगा ए और बी रिएक्टेंट को आपस में प्रोडक्ट करवाया जाएगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ये देखिए, ये रिएक्टेंट को आपस में मल्टीप्लाई करवाया जा रहा है, इसका मतलब ये रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट है। अब यहाँ पर सी और डी ये क्या है, दोनों आपके पास एक प्रोडक्ट है। यहाँ पर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाया जा रहा है, इसका मतलब ये दोनों आपस में प्रोडक्ट के फॉर्म में है। अब इसके बाद जनरल रिएक्शन, हमारे पास स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल बी, हमारे पास ये कंबाइन होने के बाद ये चीज बना रहे हैं। अब यहाँ पर देखें, जो कैपिटल ए बी सी और डी, यहाँ पर जो कैपिटल ए और बी है ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं। कैपिटल सी और डी बोथ आर प्रोडक्ट्स एंड स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी एंड स्मॉल डी आर नंबर ऑफ मोल्स। ये यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हमारे पास अगर हम इसके डायरेक्ट एक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन जाहिर करना हो तो हम लोग कैसे करेंगे? बहुत आसान तरीका होता है। इसमें ना हम केसी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। केसी का मतलब होता है एक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब हम क्या करते हैं, ऊपर हम लोग लिखते हैं प्रोडक्ट्स को, मतलब आपके पास ऊपर प्रोडक्ट आ जाएंगे और नीचे आपके पास आ जाते हैं रिएक्टेंट्स। अब देखो यहाँ पर सी और डी दोनों प्रोडक्ट थे, हमने इनको लिख लिया। अभी जो स्मॉल सी और स्मॉल डी थी इनकी पावर में आ गए। इसी तरह हमारे पास कैपिटल ए कैपिटल बी दोनों रिएक्टेंट्स हैं, दोनों डिवाइड में आ गए, और जो स्मॉल ए और स्मॉल बी है दोनों उनकी पावर में चले गए। ये बात याद रखो, स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी ये रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स को। कैपिटल ए और बी जो कि इस साइड पे हैं वो रिएक्टेंट्स हैं, कैपिटल सी और डी जो कि राइट साइड पे हैं लेफ्ट साइड पे हैं वो प्रोडक्ट्स हैं। अब एक्टिव मैस क्या होता है? अब देखो, एक्टिव मैस का असल में मतलब क्या होता है वो आपको इस एग्जांपल से समझाता हूं, आपको समझ आ जाएगा। डेफिनेशन को रट्टा लगाना हो वो आप लगा सकते हो, लेकिन इसका मतलब है क्या वो समझने की कोशिश करें। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल हमारे पास ना ये एक सर्कल है, ये मेरे पास इसके साथ 3 स्टार हैं, 1 2 ये 4 स्टार है मेरे पास, और ये 2 सर्कल है। इनको ना इन सबको आप इसमें कंबाइन करवाया गया है। टोटल काउंट करो कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6, मतलब टोटल रिएक्टेंट कितने हैं, 6 रिएक्टेंट हैं। इनको आपस में कंबाइन करवाया गया, मतलब इनको आपस में रिएक्शन करवाया गया। जब रिएक्शन करवाया तो हमने देखा कि हमारे पास प्रोडक्ट में जो चीज आ रही है वो सिर्फ ये 3 चीजें आ रही है। हमारे पास रिएक्टेंट 6 थे, लेकिन प्रोडक्ट में कितने यहाँ जाहिर हुए हैं, 3। अब ये जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जो मैस कन्वर्ट होता है इसको कहते हैं एक्टिव मैस।
इसका मतलब ये हुआ हमारे पास इतना जो पोर्शन है जिसको नाम देते हैं एक्टिव मैस का, जो कि प्रोडक्ट में हमें जाहिर हो रहा है, और जो प्रोडक्ट में जाहिर नहीं होगा वो एक्टिव मैस नहीं कहलाएगा। सिंपल सी चीज है। अब देखो, रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मैस ऑफ द रिएक्टेंट। मतलब ये कि अगर आपके पास रिएक्टेंट का एक्टिव मैस ज्यादा होगा तो रिएक्शन का रेट ज्यादा होगा। अगर रिएक्टेंट का एक्टिव मैस मतलब कि रिएक्टेंट्स कम होंगे तो आपके पास रेट जो है वो कम होगा, स्पीड कम होगी। अब हमारे पास एक्टिव मैस है क्या, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी आ सकता है यहाँ पर कि एक्टिव मैस क्या होता है। एक्टिव मैस इज यूज्ड फॉर मोलर कंसंट्रेशन। एक्टिव मैस को यूज किया जाता है मोलर कंसंट्रेशन के लिए, और एक्टिव मैस को एक्सप्रेस करते हैं मोल डीएम पर क्यूब। और इसके अलावा हमारे पास ये कंसंट्रेशन, इसको जाहिर कैसे करते हैं, इसको हम लोग जाहिर करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के जरिए। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है, इसी के इक्वेशन को हम लॉ ऑफ मास एक्शन को हम लोग अप्लाई करते हैं। हमारे पास ए बी दोनों कंबाइन हुए, हमारे पास दोनों चीजें बन गई सी और डी। अब लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग, जो भी हमने लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा है, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है वो बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए और बी। मतलब ये देखो ना, अभी चीज ध्यान से समझ लें, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, इसको कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन ये है जो रिएक्टेंट से किस तरफ जा रहा है, प्रोडक्ट की जानिब, और जो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ आएगा इसको नाम देते हैं के आर। का मतलब ये है कि रिवर्स रिएक्शन है, ये रिवर्स रिएक्शन के लिए। अब रेट हमने निकाली, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, वो आ गया आपके पास आर एफ। रेट के लिए आर लग गया यहाँ पे, फॉरवर्ड के लिए एफ लग गया। के यहाँ पर एक कांस्टेंट है क्योंकि हमने इस प्रोपोर्शनल साइन को खत्म किया, इस वजह से यहाँ पे के लग गया, और यहाँ पर आगे ए और बी। इसी तरह रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन कैसे निकालेंगे, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी और डी। सी और डी आपके पास प्रोडक्ट्स हैं। अभी हमारे पास प्रोडक्ट आ गए आर आर, आर किस लिए, ये रेट का आर आ गया, स्मॉल आर दिस। अब हमारे पास आ गए के आर, सी और डी आ गया। सिंपल ये चीज वैसे ही जैसे हमने रिवर्स रिएक्शन के लिखा है वैसे फॉरवर्ड का होगा, सेम टू सेम। अब आपको पता है कि एक वक्त आएगा इक्विलिब्रियम की स्टेज हमें हासिल होगी, उस स्टेज पे रेट फॉरवर्ड का और रिवर्स का दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब देखिए इक्विलिब्रियम के स्टेज में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। अब फॉरवर्ड की जो हमारे पास वैल्यूज आई थी हमने वो लिख दी, ये फॉरवर्ड की वैल्यूज थी, और रिवर्स की जो हमारे पास वैल्यूज आई थी हमने वो लिख दी। अब यहाँ पर हमारे पास के एफ और के आर बोथ आर कॉन्स्टेंट्स। हम लोग अब यहाँ पर कॉन्स्टेंट को एक साइड पर करेंगे, के एफ ये के आर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो गया। इसी तरह सी और डी आपके पास यहाँ पर जो मौजूद है, ए और बी यहाँ पर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो गए। अब के एफ और के आर जो है ये बराबर आ गए के सी के। इसी तरह हमारे पास कोई भी इक्वेशन हो उसमें क्या होगा, प्रोडक्ट ऊपर आ जाएंगे डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट आ जाएगा। और ये बात याद रखें, जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो उसकी पावर में स्क्वायर में आ जाएंगे, जस्ट लाइक दिस। अब ये सी और डी नंबर ऑफ मोल्स थे, ये पावर में आ गए, ए और बी नंबर ऑफ मोल्स थे, ये पावर में आ गए। ये बहुत आसान लॉन्ग क्वेश्चन है, अगर आपको पेपर में आप सेम टू सेम यही वर्डिंग लिख सकते हैं। अब यहाँ तक आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं।